इंडियन नेबरहुड, भारतीय पड़ोस या भारतीय पड़ोसी देश। इंडिया बांग्लादेश एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, भारत और बांग्लादेश की एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, क्या संबंध है उसका एक्स्ट्राडिशन पर। एक्स्ट्राडिशन क्या होता है? एक्स्ट्राडाइट वर्ड से बना है। एक्स्ट्राडाइट मीन्स होता है जब हम किसी देश के नागरिक को वापिस उसी देश में भेज देते हैं, जैसे कि नीरव मोदी, विजय माल्या, ठीक है, वो भारत से लोन लेकर के फ्रॉड करके दूसरे विदेशों में जा करके वो सेटल हो गए वहाँ पर। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी में क्या होता है कि भारत में क्राइम करके कोई भारतीय नागरिक दूसरे देश में चला जाता है तो उस जो दूसरा देश है वो भारतीय नागरिक को भारत को वापस सौंप देगा, क्योंकि वो भारत का क्रिमिनल है। तो भारत का और बांग्लादेश की इसी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी पर क्या हुआ है करंट में, बिकॉज वी आर कवर ओनली करंट अफेयर रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशंस। तो देखो इसमें क्या दे रखा है। 4 months आफ्टर फॉर्मर बांग्लादेश पीएम शेख हसीना फ्लैड टू इंडिया। 4 महीने के बाद जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भागकर इंडिया में आ गई, ढाका हैज फॉर्मली रिक्वेस्टेड हर एक्स्ट्राडिशन। ढाका ने उसे औपचारिक रूप से उसका एक्स्ट्राडिशन मांगा है। एक्स्ट्राडिशन तो समझते होगे कि वो शेख हसीना को वापस बोल रहे हैं कि एक्स्ट्राडाइट करो, निकालो उसको उस देश से, ठीक है। अबाउट इंडिया बांग्लादेश एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, भारत बांग्लादेश की एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के बारे में देखो। द ट्रीटी वाज साइंड इन 2013, ठीक है। ये जो ट्रीटी थे 2013 में साइन की गई थी एंड अमेंडेड इन 2016, और 2016 में इसमें अमेंड किया गया था टू स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग फ्यूजिटिव्स, ठीक है। भगोड़ों को एक्सचेंज करने की प्रोसेस को एक मुख्य धारा में लाने के लिए इस ट्रीटी को 2013 में साइन किया गया और 2016 में इसको अमेंड किया गया। की प्रोविजंस ऑफ द ट्रीटी, ट्रीटी के की प्रोविजंस क्या है? एक्स्ट्राडिटेबल इंडिविजुअल्स, वो इंडिविजुअल्स जिनको एक्स्ट्राडिटेबल किया जा सके, एक्स्ट्राडाइट किया जा सके। दोज चार्ज्ड विद, जिन पर आरोप लगाओ, क्या लगाओ? फाउंड गिल्टी ऑफ, या जो दोषी पाए गए हों, और वांटेड, जिनकी आवश्यकता हो फॉर कमिटिंग एन एक्स्ट्राडिटेबल ऑफेंस, एक ऐसा ऑफेंस कमिट करने के लिए जो एक्स्ट्राडिटेबल हो, इन द रिक्वेस्टिंग कंट्री, रिक्वेस्टिंग कंट्री में। एक्स्ट्राडिटेबल ऑफेंस का मतलब होता है कि ऐसा ऑफेंस जिस ऑफेंस में एक्स्ट्राडाइट मांगा जा सके, एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट की जा सके, वो एक्स्ट्राडिटेबल ऑफेंस हो गए। ये होगी इंडिविजुअल्स के रिलेटेड। डेफिनेशन ऑफ एक्स्ट्राडिटेबल ऑफेंसेस, वो कौन से होते हैं? क्राइम्स, ऐसे क्राइम्स कैरिंग ए मिनिमम पुनिशमेंट ऑफ 1 year इम्प्रिजनमेंट, जिनमें कम से कम 1 साल की इम्प्रिजनमेंट हो। इंडिविजुअल इंक्लूडिंग फाइनेंशियल क्राइम्स, उनमें फाइनेंशियल क्राइम्स भी इंक्लूड हैं, ठीक है। कम से कम 1 साल की सजा हो, एक्स्ट्राडिटेबल या क्राइम्स हो गए वो एक्स्ट्राडिटेबल क्राइम्स, समझ गए। ड्यूअल क्रिमिनलिटी कौन सी है? ड्यूअल क्रिमिनलिटी, द ऑफेंस मस्ट बी पुनिशेबल इन बोथ इंडिया एंड बांग्लादेश टू क्वालिफाई फॉर द एक्स्ट्राडिशन। ये जो ऑफेंस है वो पुनिशेबल होना चाहिए भारत में भी और बांग्लादेश में भी, तभी उसको एक्स्ट्राडाइट किया जा सकेगा। मतलब एक देश ऐसा देश है जिसको उस क्राइम को अपराध ही नहीं मानता हो, वो थोड़े ना एक्स्ट्राडाइट करेगा, क्योंकि हमारे देश में तो अपराध नहीं है भाई, तुम्हारे देश में अपराध होगा। इस एक्स्ट्रा डाइट के लिए ड्यूअल क्रिमिनलिटी का होना जरूरी है, समझ गए? समझाना मेरे को एक बार, क्या समझे? मान लो कोई व्यक्ति है किसी देश में क्राइम करके, अपराध करके, और उस देश में अपराध नहीं माना जाता, तो वो वहाँ पर वो तभी वापस भेजेंगे उनके बुलाने पर जब वहाँ पर भी वो अपराध माना जाए। तो दोनों तरफ ड्यूअल क्रिमिनलिटी का होना जरूरी है। तो अभी तो आपने ये बताया कि एक देश में अपराध नहीं माना जाता। हाँ। ड्यूअल क्रिमिनलिटी मीन्स जो ऑफेंस किया गया है, ठीक है, उसमें दोनों देशों में वो ऑफेंस अपराध होना चाहिए। हाँ। जिस देश में भाग कर गया है कोई भी इंडिविजुअल या फ्यूजिटिव, वो उस देश में भी अपराध होना चाहिए, और जिस देश से भाग कर आया है उस देश में भी वो अपराध होना चाहिए। और एक्स्ट्राडाइट होने के लिए उसको क्या जरूरी है? कम से कम 1 साल की जेल का प्रावधान उस अपराध में होना चाहिए, ऐसा क्राइम कर करके वो गया हो। स्कोप ऑफ एक्स्ट्राडिशन, एक्स्ट्राडिशन का स्कोप क्या है? ये जो स्कोप है, कवर्स अटेम्प्ट्स टू कमिट, एडिंग, अबेटिंग, inciting or participating as an accomplice in an extraditable offense,
ये स्कोप क्या है? ये जो स्कोप है ना, कवर करता है कौन कौन सी किस किस चीज़ को कवर करता है कि अटेम्प्ट्स टू कमिट करने का अटेम्प्ट किया हो, प्रयत्न किया हो, एडिंग सहायता करने का प्रयत्न किया हो, अबेटिंग करने का प्रयत्न किया हो, इंसाइटिंग इंसाइटिंग का मतलब होता है उत्तेजित करने का, या पार्टिसिपेटिंग या किसी चीज़ में भाग लेने का उसने प्रयत्न किया हो, एज एन अकम्प्लिश षड्यंत्र में, ठीक है, इन एन एक्स्ट्राडिटेबल ऑफेंस हो, षड्यंत्र में भाग लिया हो, षड्यंत्र को भड़का रहा हो, षड्यंत्र में सहायता कर रहा हो, इस टाइप के जो वो अपराध हैं एक्स्ट्राडिटेबल ऑफेंस हैं, और वो उन अपराधों को एक्स्ट्राडिशन कवर करता है। समझ गए? 2016 अमेंडमेंट क्या है? क्योंकि 2013 में इस ट्रीटी को साइन किया गया, 2016 में इसमें अमेंडमेंट भी किया गया। लेट अस सी व्हाट इज द अमेंडमेंट। सिंप्लीफाइड द रिक्वायरमेंट फॉर एविडेंस ऑफ द एलिग्ड क्राइम इन एक्स्ट्राडिशन केसेस। एक्स्ट्राडिशन के केस में जो भी आरोप लगाए गए हैं उनसे संबंधित जो सबूतों की आवश्यकता है उसको सरल कर दिया गया 2016 के अमेंडमेंट में। ओनली एन अरेस्ट वारंट फ्रॉम ए कॉम्पिटेंट कोर्ट इन द रिक्वेस्टिंग कंट्री इज नीडेड फॉर एक्स्ट्राडिशन। एक्स्ट्राडिशन के लिए जो देश है जिसने रिक्वेस्ट की है एक्स्ट्राडिशन के लिए, उस देश के एक कोर्ट से अरेस्ट वारंट ही जरूरी है बस उसको एक्स्ट्राडाइट करने के लिए। समझ गए? एक्सेप्शंस क्या है? ग्राउंड्स फॉर रिफ्यूजल, मना करने के ग्राउंड कौन कौन से हैं कि एक देश क्यों मना कर देगा कि नहीं हम नहीं भेजेंगे इसको। एक्स्ट्राडिशन कैन बी डिनाइड इफ द ऑफेंस इज पॉलिटिकल इन नेचर। यदि कोई अपराध पॉलिटिकल है, उस अपराध पॉलिटिकल प्रकृति का कोई अपराध है तो उस अपराध के संदर्भ में एक्स्ट्राडिशन को मना कर दिया जा सकता है। व्हाट इज एक्स्ट्राडिशन बताओ? पहले ये बताओ हम पढ़ क्या रहे हैं? हाँ, इंटरनेशनल रिलेशन में क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं? एक्स्ट्राडिशन। एक्स्ट्राडिशन किससे किस किस देशों के बीच? भारत और बांग्लादेश। और ये मुद्दा अखबारों में न्यूज में क्यों है? पीएम शेख हसीना थी जो वो इंडिया में आई, ठीक है। तो कोई भी अपराध अगर वो राजनीतिक प्रकृति का है तो उस संदर्भ में एक्स्ट्राडिशन से मना कर दिया जा सकता है, नॉन पॉलिटिकल ऑफेंसेस में कब मना कर दिया जाएगा? सर्टेन क्राइम्स आर एक्सप्लिसिटली एक्सक्लूडेड फ्रॉम बीइंग क्लासिफाइड एज पॉलिटिकल, इंक्लूडिंग, कुछ ऐसे प्रकार के क्राइम्स हैं जिनको स्पष्ट रूप से पॉलिटिकल नहीं माना जाता, इंक्लूडिंग कौन कौन से हैं वो देखो। मर्डर कर दिया हो, ठीक है, मैनस्लॉटर हो, किसी को मैनस्लॉटर कर दिया हुआ हो, ठीक है, मैनस्लॉटर का मतलब होता है मार काट कर दी गई हो, ठीक है, मानव की असोल्ट या आक्रमण हो, ये राजनीतिक ऑफेंस नहीं होते। इन ऑफेंस में क्या होगा? नॉन पॉलिटिकल ऑफेंसेस बता रखे हैं। पॉलिटिकल ऑफेंस है तो रिफ्यूजल किया जा सकता है, लेकिन नॉन पॉलिटिकल ऑफेंस में कौन से आते हैं? मतलब ये वो ऑफेंस हैं जिनमें शायद वो नहीं किया जा सकता। मैनस्लॉटर होगा एक्सप्लोजन्स और पोजेशन ऑफ एक्सप्लोजिव्स और वेपन्स विद इंटेंट टू एंडेंजर लाइफ। किसी व्यक्ति के पास ऐसे हथियार मिले हों जिससे जीवन खतरे में हो, वो हथियार एक्सप्लोजन से रिलेटेड हो या एक्सप्लोजिव मटेरियल उसके पास मिला हो, ठीक है। यूज ऑफ फायर आर्म्स टू रेसिस्ट अरेस्ट को विरोध करने के लिए अगर वो फायर आर्म्स का यूज करता है, हथियारों का यूज करता है। फायर आर्म्स नहीं होते आग्नेय अस्त्र, वो अस्त्र जो डायरेक्ट फायर को भड़काते हैं, मिसाइल्स वगैरह, पेट्रोल बम्स वगैरह, ठीक है, फायर आर्म्स में आते हैं। प्रॉपर्टी डैमेज विद इंटेंट टू एंडेंजर लाइफ, किसी के जीवन को खतरे में डालने के लिए उसने प्रॉपर्टी को डैमेज किया हो, ठीक है, तो ये अपराध होगा नॉन पॉलिटिकल। किडनैपिंग, होस्टेज टेकिंग, इंसाइटमेंट टू मर्डर एंड टेररिज्म रिलेटेड ऑफेंसेस कम्स अंडर नॉन पॉलिटिकल ऑफेंसेस। इज इट क्लियर? व्हाट डू यू मीन बाय होस्टेज टेकिंग? तो फिर ये क्यों कह रहे थे क्लियर? यस, होस्टेज का मतलब होता है किसी को बंदी बना करके रख लेना, ठीक है। एडिशनल एक्सेप्शंस, कुछ और भी एक्सेप्शंस हैं जिसमें मना कर दिया जा सकता है। इंडिया और बांग्लादेश कैन रिफ्यूज एक्स्ट्राडिशन इफ द रिक्वेस्ट अपीयर्स पॉलिटिकली मोटिवेटेड। भारत और बांग्लादेश एक्स्ट्राडिशन को मना कर सकते हैं यदि उन्हें ऐसा
प्रतीत होता है कि यह एक्स्ट्राडिशन पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, राजनीतिक रूप से प्रेरित है। इफ द एक्यूजेशन वाज नॉट मेड इन गुड फेथ, यदि जो आरोप लगाया गया है वो गुड फेथ में नहीं है और इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, और न्याय के इंटरेस्ट में नहीं है, न्याय के पक्ष में नहीं है, तो भी मना किया जा सकता है। मिलिट्री ऑफेंसेस दैट आर नॉट क्राइम्स अंडर जनरल क्रिमिनल लॉ आर एक्सक्लूडेड, वो ऑफेंसेस जो जनरल क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत नहीं है वो एक्सक्लूड किए जा सकते हैं। ठीक है। नॉलेज नगेट क्या है अबाउट एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज के बारे में हम देखेंगे। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स बिटवीन कंट्रीज दैट एस्टैब्लिश प्रोसीजर्स फॉर द ट्रांसफर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्यूज्ड और कन्विक्टेड ऑफ क्राइम्स बैक टू द कंट्री वेयर द एलिग्ड ऑफेंसेस अकर्ड। ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होते हैं एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज, जिसमें कंट्रीज जो हैं देशों के बीच में इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होता है दैट इस्टेब्लिश, जो एग्रीमेंट्स इस्टेब्लिश करते हैं प्रोसीजर को, प्रक्रिया को, फॉर द ट्रांसफर ऑफ इंडिविजुअल्स, की इंडिविजुअल्स को कैसे ट्रांसफर किया जाएगा, जो इंडिविजुअल्स एक्यूज्ड हैं, जिन पर आरोप लगाया गया है, कन्विक्टेड, जो जिन पर दोष सिद्ध हो चुका है, क्राइम सिद्ध हो चुका है, बैक टू द कंट्री, वापस देश में भेजा जाता है, वेयर द एलिग्ड ऑफेंसेस अकर्ड, जहां पर तथाकथित अपराध जो हैं वो हुए हैं। ठीक है, मतलब एक्स्ट्राडिशन जो होती है वो इंटरनेशनल एग्रीमेंट होता है, देशों के बीच में होता है, जिनमें देश मिल करके ये प्रोसीजर इस्टेब्लिश करते हैं कि इंडिविजुअल्स जिन पर आरोप लगाया गया है वो जो इंडिविजुअल्स हैं उनको कैसे भेजा जाएगा उनके देश में। ठीक है, ये है की प्रोविजंस यूजुअली इंक्लूड, यूजुअली कौन कौन से प्रोविजंस इनमें इंक्लूड होते हैं। लिस्ट ऑफ एक्स्ट्राडिशन ऑफेंसेस, कौन कौन से क्राइम्स फॉर विच एक्स्ट्राडिशन कैन बी रिक्वेस्टेड, वो क्राइम्स होते हैं जिनके लिए एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट किया जा सकता है। मर्डर, टेररिज्म, ड्रग ट्रैफिकिंग, ये हो गए एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, मर्डर, हत्या, टेररिज्म, आतंकवाद, ड्रग ट्रैफिकिंग का मतलब होता है नशीली दवाओं की तस्करी। एक्सेप्शंस क्या क्या, सर्कमस्टेंसेज अंडर विच एक्स्ट्राडिशन में बी डिनाइड, पॉलिटिकल ऑफेंसेज, रिस्क ऑफ टॉर्चर। ठीक है, जब किसी देश को ये लगे कि ये पॉलिटिकल ऑफेंस है तो देश मना कर सकता है। देश तब भी मना कर सकता है जब किसी देश को ये लगे कि अगर मैं इस नागरिक को भेज दूं वापिस उसके देश में, एक्स्ट्राडाइट हम उसका कर दें, तो इसके साथ ज्यादती होगी, अत्याचार होगा, टॉर्चर किया जाएगा उसको, तब भी मना कर सकता है। ड्यू प्रोसेस, ड्यू प्रोसेस क्या होते हैं, सेफ गार्ड्स फॉर द राइट्स ऑफ द रिक्वेस्टेड पर्सन, जिस पर्सन को वो मांग रहे हैं रिक्वेस्ट करके उसके अधिकारों की सुरक्षा, ड्यू प्रोसेस ये है। इंडिया एंड एक्स्ट्राडिशन, भारत और एक्स्ट्राडिशन क्या है। इंडिया इज ए पार्टी टू सेवरल बाइलेटरल एंड मल्टीलेटरल एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज, भारत बहुत सी द्विपक्षीय और बहुपक्षीय एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज का एक पार्टी रहा है, पक्षकार रहा है। द एक्स्ट्राडिशन एक्ट 1962 प्रोवाइड्स इंडियाज लेजिस्लेटिव बेसिस फॉर एक्स्ट्राडिशन, जो एक्स्ट्राडिशन अधिनियम आया है 1962 का, वो भारत को एक विधायी आधार प्रदान करता है एक्स्ट्राडिशन के लिए, कानूनी आधार प्रदान करता है कि हमारे देश में ये कानून है, हम इस कानून के बेस पर हम इसको एक्स्ट्राडाइट कर रहे हैं। नोडल अथॉरिटी फॉर एक्स्ट्राडिशन इन इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, नोडल अथॉरिटी है। ठीक है, एन एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट फॉर एन अक्यूज्ड कैन बी इनिशिएटेड इन द केस ऑफ अंडर इन्वेस्टिगेशन, अंडर ट्रायल एंड कन्विक्टेड क्रिमिनल्स। किसी की जो एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट है किसी भी एक्यूज्ड की, उसको शुरू किया जा सकता है यदि उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चल रही हो, या उसके खिलाफ मुकदमा चल रहा हो, या उसे क्रिमिनल कन्विक्ट किया गया, दोषी माना गया हो, अपराधी माना गया हो। इंडिया हैज एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज विद मैनी कंट्रीज, भारत की बहुत से देशों के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज है, इंक्लूडिंग द यूनाइटेड स्टेट्स के साथ है, यूनाइटेड किंगडम के साथ है, एंड सेवरल अदर नेशंस, और बहुत से अनेकों दूसरे भी राष्ट्र हैं जिनके साथ भारत की एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है। फैक्टर्स कंसीडर्ड, कौन कौन से फैक्टर को कंसीडर किया जाता है। इंडियन कोर्ट्स केयरफुली एग्जामिन एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट, भारतीय जो अदालत हैं वो सावधानी पूर्वक एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट को अध्ययन करती हैं, परीक्षण करती हैं। कंसीडरिंग फैक्टर्स लाइक द नेचर ऑफ द ऑफेंस, वो ऑफेंस के नेचर को देखती हैं।
द एविडेंस प्रेसिडेंटेड, जो जो सबूत दूसरे देश ने प्रोवाइड किए हैं जिसकी एक्स्ट्राडिशन की उसके खिलाफ, उनको देखते हैं वो। एंड द पोटेंशियल फॉर ह्यूमन राइट्स वायोलेशन, और ये भी देखते हैं कि जो मानवाधिकार हैं उनका वायोलेशन नहीं हो जाए इन द रिक्वेस्टिंग कंट्री, उस देश में जो देश रिक्वेस्ट कर रहा है। एनी क्वेश्चन? इंडिया म्यांमार बॉर्डर मैनेजमेंट, कि बॉर्डर की मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं, सीमा की प्रबंध। कॉन्टेक्स्ट क्या? यूनियन गवर्नमेंट इज सेट टू इश्यू ऑर्डर फॉर स्मार्ट फेंसिंग फॉर एन एडिशनल 300 किलोमीटर्स आउट ऑफ द 1643 किलोमीटर्स ऑफ इंडिया म्यांमार बॉर्डर। इस क्वेश्चन से हमें यह पता चल गया कि भारत और म्यांमार के बीच की जो सीमा है वो 1643 किलोमीटर की है। भारत ने, यूनियन गवर्नमेंट ने ऑर्डर इश्यू किए हैं जिसमें स्मार्ट फेंसिंग, जो अतिरिक्त 300 किलोमीटर जो बच गए उनमें भारत म्यांमार बॉर्डर पर जो अतिरिक्त 300 किलोमीटर हैं उन पर स्मार्ट फेंसिंग की जाएगी। ऑर्डर पास किए है। मोर ऑन न्यूज, न्यूज में क्या है रिलेटेड? द टारगेट इज टू फेंस द एंटायर बॉर्डर ऑफ म्यांमार। टारगेट ये है कि जो पूरा म्यांमार का जो बॉर्डर है उसके ऊपर फेंस को किया जाए, स्मार्ट फेंसिंग की जाए उस पर। फॉलोइंग द इंस्टॉलेशन ऑफ द स्मार्ट फेंसिंग के इंस्टॉलेशन के बाद द फ्री मूवमेंट रेजिम, जो फ्री मूवमेंट रेजिम FMR, ये अलोंग द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार विल बी स्टॉप्ड, वो इंडिया और म्यांमार के बीच उसको बंद हो जाएगा, फ्री मूवमेंट रेजिम जो है। जैसे कि रोहिंग्या मुस्लिम्स, ठीक है, क्योंकि बॉर्डर नहीं है, पोरस बॉर्डर है, फेंसिंग नहीं कर रखी है, 300 किलोमीटर तक का मान करके चलो, 300 किलोमीटर तक एडिशनल ऑर्डर पास किए हुए हैं अब, ठीक है। और 300 किलोमीटर तक एडिशनल स्मार्ट फेंसिंग के ऑर्डर का मतलब ये है कि उसके पीछे मोटिव क्या है? मोटिव ये है कि जो पूरा का पूरा बॉर्डर है 1643 किलोमीटर का, उसको पूरे के पूरे को फेंस किया जाए। इंडिया हैज रिसेंटली सिक्योर्ड राइट्स टू ऑपरेट द सिटवे पोर्ट। भारत ने अभी सिक्योर किया है, सुरक्षित किया, राइट्स टू ऑपरेट द सिटवे पोर्ट, कि जो सिटवे पोर्ट है उसको ऑपरेट करने के राइट को सुरक्षित किया है। इन म्यांमार में आफ्टर चाबहार पोर्ट इन ईरान में चाबहार पोर्ट को ऑपरेट करने का जो राइट सिक्योर किया उसके बाद, मतलब जो ईरान में चाबहार पोर्ट है इंडिया उसको मैनेज करता है, वैसे ही जो सिटवे पोर्ट है म्यांमार में उसको भी भारत ऑपरेट करेगा। उसने, भारत ने इसके वो क्या कर लिया है, इसको सिक्योर कर लिया। ये सिटवे पोर्ट है, सिटवे पोर्ट म्यांमार में, ठीक है, समझ गए? एक्सेस लेकर के बैठा करो, ठीक है। मतलब भारत ने ईरान में जो चाबहार पोर्ट है उसको राइट को ऑपरेट करने का राइट को सिक्योर किया हुआ है, एंड राइट नाउ सिटवे पोर्ट को जो म्यांमार में है, ठीक है। मैं आपको मैप पे भी दिखाता हूँ, आप देखो, स्क्रीन पे देखो, ठीक है, और एटलस में निशान लगा लेना। दिस इज सिटवे पोर्ट। अब इसको इंडिया मैनेज करेगा, यू कैन सी सिटवे पोर्ट। ये देखो लोडिंग हो रही है, ठीक है। उसको भारत क्यों करेगा? भारत ने जैसे चाबहार पोर्ट के राइट को सिक्योर किया है उसको ऑपरेट करने का, वैसे ही सिटवे पोर्ट को भी, ठीक है। ये है सिटवे पोर्ट, यू कैन सी एंड यू कैन मार्क ऑन योर एटलस, ओके। देखो स्मार्ट फेंस प्रोजेक्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या, उद्देश्य है स्मार्ट फेंसिंग का? डिप्लॉय लेजर एक्टिवेटेड फेंस, ऐसी फेंस को डिप्लॉय करना जो लेजर से एक्टिवेटेड हो, एंड टेक्नोलॉजी इनेबल्ड बैरियर्स, और बैरियर्स ऐसे हो जो टेक्नोलॉजी के द्वारा इनेबल किए गए हों, टू फोर्टिफाई वुल्नरेबल बॉर्डर्स गैप्स, ऐसे बॉर्डर गैप्स को फोर्टिफाई करने के लिए जो बॉर्डर वुल्नरेबल हों, ठीक है। कंपोनेंट्स क्या क्या है इसमें स्मार्ट फेंसिंग में? थर्मल इमेजर होगी, सेंसर्स होंगे, अंडरग्राउंड सेंसर्स होंगे, फाइबर ऑप्टिक सेंसर्स होंगे, रडार होगा एंड सोनार होगा। प्लेटफॉर्म क्या है? एरोसेट, टावर एंड पोल्स। सर्वेलेंस फीचर्स कौन से? 24/7 मॉनिटरिंग होगी। अडेप्टेबल टू डाइवर्स वेदर कंडीशंस, मतलब वेदर कंडीशंस से भी कोई डाइवर्स कंडीशंस होगी तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंप्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, CIBMS, इसका ये पार्ट होगा इंटीग्रेशन। बेनिफिट्स क्या होंगे? एनहांस बॉर्डर सिक्योरिटी, इंप्रूव्ड सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज, ठीक है। व्हाट डू मीन बाय अबाउट फ्री मूवमेंट रिजिम? फ्री मूवमेंट रिजिम क्या होता है? बॉर्डर पर फेंसिंग कर नहीं रखी है, फ्री मूवमेंट रिजिम ये होगा कि वहां से वहां चले गए, वहां से वहां चले गए,
सेना के हत्थे लगा नहीं कोई। देखो, अंडर फ्री मूवमेंट रिजम इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू हिल ट्राइब्स, वो इंडिविजुअल्स जो हिल ट्राइब्स से बिलोंग करते हैं, वेदर दे आर इंडियन, या तो वे इंडियन हो और म्यांमार सिटीजन्स, या वे म्यांमार के नागरिक हों, रिसाइडिंग विद इन 16 किलोमीटर ऑन द साइड ऑफ इंडिया म्यांमार बॉर्डर, कैन क्रॉस द बॉर्डर बाय प्रेजेंटिंग ए बॉर्डर पास। दिस इज फ्री मूवमेंट रिजम। क्या समझे? भारत और म्यांमार के बॉर्डर के दोनों तरफ 16 किलोमीटर की बाउंड्री में, मतलब उस तरफ भी 16 किलोमीटर और उस तरफ भी 16 किलोमीटर, ठीक है, 16 किलोमीटर की बाउंड्री में जो हिल ट्राइब्स हैं, पहाड़ियों पर रहने वाले कबीलियाई लोग जो हैं, वो बॉर्डर पास को दिखा करके वो बॉर्डर को क्रॉस कर सकते हैं। मतलब 16 किलोमीटर उधर जा सकते हैं, 16 किलोमीटर उधर जा सकते हैं। ये हिल ट्राइब्स को है बॉर्डर पास दिखाना होगा। इट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 2018, यह 2018 में इम्प्लीमेंट किया गया था एज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स एक्ट ईस्ट पॉलिसी। गवर्नमेंट की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत यह 2018 में लागू किया गया। दिस इज इंडिया, कोलकाता पोर्ट, फ्रॉम हेयर एंड सितवे पोर्ट देर आर a distance of 539 kilometers sea route. Is it clear? नॉलेज क्या है? नॉलेज नगेट, ये बॉक्स है नॉलेज का। अबाउट सितवे पोर्ट एग्रीमेंट, सितवे पोर्ट एग्रीमेंट क्या है? पोर्ट नेम सितवे, लोकेशन म्यांमार, ऑपरेटर इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड IPGL। ये ध्यान रखना है कि इसको कौन सी जो इंस्टीट्यूशन मैनेज करेगी, इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड, ये भारत मैनेज करेगा। प्रोजेक्ट कॉन्टेस्ट क्या है? द सितवे पोर्ट इज द पार्ट ऑफ कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। इसको भी ध्यान में रखना है कि ये कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का भाग है। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कनेक्ट कोलकाता को जोड़ना, एंड ईस्टर्न सी पोर्ट, इंडियन सी पोर्ट है जो भारत का पूर्वी सी पोर्ट है, विद सितवे के साथ, सितवे सी पोर्ट के साथ इन म्यांमार में वाया सी रोड्स के माध्यम से, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। तो इसको कौन मैनेज करेगा? इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड। एंड सेकंड, द सितवे पोर्ट इज पार्ट ऑफ कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। इज इट क्लियर? BIMSTEC charter, BIMSTEC charter क्या है? Why news? Let us see. Recently the BIMSTEC acquired legal personality after the first charter came into force in 2014। जो BIMSTEC charter है, अब BIMSTEC ने, जो संस्था ना BIMSTEC, उसने लीगल पर्सनैलिटी को एक्वायर कर लिया है, ठीक है, जब इसका पहला चार्टर 2024 में केम इनटू फोर्स, लागू हुआ, ठीक है, वो फोर्स में आ गया, परिवर्तित हो गया था। व्हाट इज BIMSTEC चार्टर? द BIMSTEC चार्टर वाज साइंड एंड अडॉप्टिंग ड्यूरिंग द 5th BIMSTEC समिट हेल्ड इन वर्चुअल फॉर्मेट इन कोलंबो श्रीलंका ऑन 30 मार्च 2022। 30 मार्च 2022 को कोलंबो जो श्रीलंका की राजधानी है, उसमें जो वर्चुअल फॉर्मेट में हुआ ये BIMSTEC 5वां BIMSTEC समिट, उसमें BIMSTEC चार्टर को साइन भी किया गया और उसको एडॉप्ट भी किया गया। कब एडॉप्ट किया गया? 2022 में। कहाँ? श्रीलंका में, कोलंबो में। कब? 30 मार्च 2022 को। कौन सा समिट था वो? 5वां। द चार्टर सर्व्स एज द फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट। ये जो चार्टर है वो फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट का काम करेगा। सेटिंग आउट प्रिंसिपल्स, जो प्रिंसिपल्स को बताएगा कि क्या BIMSTEC है, क्या BIMSTEC की स्ट्रक्चर है, उसको बताएगा। फॉर कोऑपरेशन अमंग मेंबर स्टेट्स, मेंबर स्टेट में कोऑपरेशन के लिए, सहयोग के लिए BIMSTEC की क्या स्ट्रक्चर है, BIMSTEC के क्या प्रिंसिपल्स हैं, वो इस चार्टर में बताए गए होंगे। एज पर द चार्टर के अकॉर्डिंग, चार्टर के अनुसार, इंडिया विल बी द सिक्योरिटी पिलर ऑफ द BIMSTEC। भारत जो है वो BIMSTEC का सिक्योरिटी पिलर होगा। क्या होगा? सिक्योरिटी पिलर, सुरक्षा स्तंभ होगा। अबाउट BIMSTEC के बारे में, जेनेसिस, इसका जेनेसिस कहाँ? व्हाट डू मीन बाय जेनेसिस? बर्थ, जेनेसिस, बर्थ। BIMSTEC वाज फॉर्म्ड इन 1997। BIMSTEC 1997 में बना बाय द बैंकॉक डिक्लेरेशन के द्वारा, टू एनहांस रीजनल कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए उन इश्यूज पर, कौन कौन से इश्यूज? लाइक इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, आर्थिक समृद्धि, सोशल प्रोग्रेस, सामाजिक उन्नति, साइंटिफिक अचीवमेंट, वैज्ञानिक उपलब्धि, पीस शांति, स्टेबिलिटी स्थिरता, एंड कनेक्टिविटी।
ठीक है। इन इश्यूज पर रीजनल कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए बिम्स्टेक का जो निर्माण किया गया था 1997 में, बैंकॉक डिक्लेरेशन। बैंकॉक इज द कैपिटल ऑफ थाईलैंड, ठीक है। तो थाईलैंड में बिम्स्टेक बना था। सेक्रेटरीट ढाका बांग्लादेश, इसका सेक्रेटरीट कहाँ है? बांग्लादेश में, ढाका में। मेंबरशिप क्या है? इट हैज अ टोटल 7 मेंबर कंट्रीज, इसमें 7 मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है। 7 मेंबर कंट्रीज कौन से हैं? यू विल आल्सो नो, यू विल आल्सो हैव टू रिमेंबर द सेक्रेटरीट ऑफ बिम्स्टेक ढाका इन बांग्लादेश। लेकिन इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1997 में, बैंकॉक डिक्लेरेशन के बाद, जो डिक्लेरेशन थाईलैंड में हुई थी, ठीक है। 7 मेंबर कंट्री कौन से? 5 फ्रॉम साउथ एशिया, 5 साउथ एशिया से हैं, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल एंड श्रीलंका है। 2 फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया, 2 साउथ ईस्ट एशिया से हैं, जिसमें म्यांमार और थाईलैंड भी। समझ गए? बिम्स्टेक की फुल फॉर्म: बी बांग्लादेश, आई इंडिया, एम म्यांमार, एस श्रीलंका, टी थाईलैंड, ई इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। नॉट इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। आप देख सकते हो इसको क्या है, रीजनल कोऑपरेशन है। बिम्स्टेक क्या है? इसकी फुल फॉर्म बनती थी, ब्रिक्स की बनती थी वो, तो इसकी नहीं बनती थी। देखो इसको क्या है, देखो इंडिया, इसके मेंबर कंट्री बता रखे हैं, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, बांग्लादेश में तो इसका सेक्रेटरीट है, म्यांमार एंड थाईलैंड, श्रीलंका। ये रीजनल कोऑपरेशन करने के लिए बिम्स्टेक की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1997 में। किसके द्वारा? बैंकॉक डिक्लेरेशन के द्वारा। बैंकॉक डिक्लेरेशन जब की गई, कौन सा समिट था वो? बैंकॉक डिक्लेरेशन समिट 5 थोड़ा ही था। श्रीलंका कोलंबो में जब चार्टर इशू किया गया, तब 5वें समिट में, बिम्स्टेक सम्मेलन में जारी किया गया था। आपने 5th बोला था, मैंने थोड़ा बिम्स्टेक का वो बोला था। आगे देखो, आप छोड़ो इसको। ये बिम्स्टेक कंट्रीज हैं, सेक्टर्स अलॉटेड टू कंट्रीज एज पर बिम्स्टेक चार्टर। बिम्स्टेक चार्टर के अकॉर्डिंग अलग अलग देशों को कौन कौन से सेक्टर अलॉटेड किए गए हैं उनको देखो। इंडिया को क्या? इंडिया को सिक्योरिटी पिलर है। इंडिया कौन सा पिलर है? सिक्योरिटी की। भारत सिक्योरिटी को मैनेजमेंट करेगा, नेपाल पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को मैनेज करेगा, भूटान एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज को, एंड श्रीलंका साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन को, एंड म्यांमार एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी को, बांग्लादेश ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट को, एंड थाईलैंड कनेक्टिविटी को। क्लियर? ये बताया गया। इंडिया नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट, कॉन्टेक्स्ट क्या है? नेपाल रुपी 100 करेंसी नोट फीचर्स अ मैप क्लेमिंग पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड एडमिनिस्टर्ड बाय इंडिया एज इट्स टेरिटरी। नेपाल के 100 रुपए का जो करेंसी नोट है, उस पर एक मैप दिखाया गया, जिस मैप में उत्तराखंड को, जो भारत के द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है, उत्तराखंड जो भारत का राज्य है, उसको नेपाल की टेरिटरी में दिखाया गया, ठीक है। नेपाल का कोई वो है टेरिटरी। लिम्पियादुर्रा, कालापानी एंड लिपुलेख, ये जो इतना इतना एरिया है, ये नेपाल के मैप पर दिखाया गया 100 रुपए के नोट पे। समझ गए? द टेरिटोरियल डिस्प्यूट इज अबाउट 372 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। ये जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है भारत का और नेपाल का, वो एक 372 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर है। दैट इंक्लूड्स, जिसमें शामिल है लिम्पियादुर्रा, लिपुलेख एंड कालापानी, ये 3 क्षेत्रों में शामिल हैं। एट द इंडिया नेपाल चाइना ट्राई जंक्शन, भारत नेपाल चाइना के ट्राई जंक्शन पर इन उत्तराखंड से पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में शामिल है। समझ गए? क्या समझ गए बताना? ये जो बांग्लादेश, बांग्लादेश में कहाँ बांग्लादेश? कहाँ हो पिछले उसमें? बांग्लादेश में नेपाल, नेपाल के 100 रुपए के नोट पर, सिक्के पर ये दिखा गया है, ये लिम्पियादुर्रा। नेपाल का 100 रुपए का सिक्का नहीं है, 100 रुपए का नोट है। ध्यान कहाँ है? नेपाल के 100 रुपए की करेंसी नोट पर ये जो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में 3 जो क्षेत्र हैं, वो 100 रुपए के नोट के मैप के ऊपर दर्शाए गए हैं। कौन कौन से 3 क्षेत्र? लिम्पियादुर्रा, कालापानी और लिपुलेख, ठीक है। और ये कितने किलोमीटर के एरिया का बाउंड्री डिस्प्यूट चल रहा है? 372 स्क्वायर किलोमीटर का।
इन नवंबर 2019 में इंडिया रिलीज ए न्यू पॉलिटिकल मैप। भारत ने एक नया पॉलिटिकल मैप रिलीज कर दिया, विच जिसमें नेपाल ऑब्जेक्टिव टू, जिसने नेपाल ने ऐतराज किया, ऑब्जेक्शन लगाया, साइटिंग करते हुए कि अनसेटल्ड टेरिटरी, कि ये टेरिटरी अनसेटल्ड है, इसके ऊपर कोई सेटलमेंट नहीं हुआ, समझौता नहीं हुआ है। इंडिया अपहेल्ड द मैप्स एक्यूरेसी, भारत ने मैप की एक्यूरेसी को बनाए करके रखा। ये हाईलाइट करते हुए कि ऑन गोइंग बॉर्डर डिस्प्यूट्स बिटवीन द टू कंट्रीज, कि जो दोनों देशों के बीच में जो बॉर्डर हो रहे हैं, बॉर्डर में जो डिस्प्यूट हो रहा है उसको ऑन गोइंग हाईलाइटिंग करते हुए, ठीक है, ये मैप बिल्कुल एक्यूरेट है, भारत ने माना है। लिम्पिया दुर्रा क्या, इट फॉर्म्स द इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन नेपाल एंड चाइना, ये नेपाल और चाइना के बीच जो इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। एंड इट इज कंसिडर्ड द ओरिजिन ऑफ महाकाली रिवर, और इसको महाकाली रिवर का ओरिजिन समझा जाता है। विच डिमार्केट्स द बॉर्डर बिटवीन द टू कंट्रीज, जो इन दोनों देशों के बीच बाउंड्री को डिमार्केट करता है, ठीक है, बताता है। मतलब एक ट्रीटी हुई थी भारत और नेपाल के बीच में, और मुझे सन याद नहीं आ रही है वो कब हुई थी। उस ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो काली रिवर है, महाकाली रिवर, उसको भारत और नेपाल के बीच की जो बाउंड्री है, ये माना गया कि रिवर के उस पार ईस्टर्न एरिया नेपाल का है, वेस्टर्न एरिया इंडिया का है। और वो जो महाकाली रिवर है वो लिपू लेक से निकलती है, लिपू लेक नहीं, लिम्पिया दुर्रा से निकलती है, ठीक है। लिपू लेक क्या है? लिपू लेक पास इज ए हाई एल्टीट्यूड, लिपू लेक पास जो है हाई एल्टीट्यूड पर है। माउंटेन पास सिचुएटेड इन द वेस्टर्न हिमालयज, वो एक हाई एल्टीट्यूड पर, मतलब ऊंचाई पर है, और वेस्टर्न हिमालय में सिचुएटेड है लिपू लेक पास। इट इज एन इंटरनेशनल माउंटेन पास बिटवीन चाइना इंडिया नेपाल, यह भारत चाइना नेपाल के बीच में एक अंतर्राष्ट्रीय दर्रा है। इट इज मोस्ट फ्लेक्सिबल, यह काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है। एंड शॉर्टेस्ट रूट टू रीच तकलाकोट, ठीक है, तकलाकोट में पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता है, मोस्ट फ्लेक्सिबल है। एट तिब्बतन टाउनशिप ऑफ चाइना, चाइना में एक तिब्बती टाउनशिप है तकलाकोट, वहां पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता काला पानी। इट इज एन एरिया ऑफ स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस इन साउथ एशियन डिप्लोमेसी, दक्षिण एशियाई डिप्लोमेसी में ये एक स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस का एरिया है। डिप्लोमेसी होता है राजनयिक संबंध, ठीक है, वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस राजनयिक संबंध हो गए। डिप्लोमेसी होता है डिप्लोमेटिक से रिलेटेड, राजनयिक बोलते हैं इसको, ठीक है। राजदूत जिसमें अदला बदली होती है, राजदूत वहाँ के यहाँ आ गए, यहाँ के वहाँ चले गए, डिप्लोमेसी होगी। एज इट सर्व्स ए ट्राई जंक्शन बिटवीन इंडिया चाइना एंड नेपाल, क्योंकि यह भारत चाइना और नेपाल के बीच ट्राई जंक्शन है। क्या? काला पानी। और ट्राई जंक्शन है तो यहाँ पर डिप्लोमेटिक सिग्निफिकेंस होगी इसकी डिप्लोमेसी के हिसाब से, कि यहाँ पर इसी क्षेत्र में तीनों देश के डिप्लोमेट्स को रखा जा सकता है। इंडो नेपाल प्रोजेक्ट्स क्या है? देखो इसको, मेजर क्रॉस बॉर्डर्स प्रोजेक्ट्स इंक्लूड्स, जो मुख्य क्रॉस बॉर्डर प्रोजेक्ट्स हैं उसमें शामिल है। कौन कौन से हैं? इंडिया नेपाल के प्रोजेक्ट जो हैं खुद के, जलपाईगुड़ी काकरभीता एक ये है, जगबानी भीरतनगर, जयनगर, बार्डिवास, नोटनवा, भैरवाहावा, नेपालगंज रोड, नेपालगंज रेल लिंक्स ये है। एंड क्रॉस बॉर्डर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑयल पाइपलाइन बिटवीन रक्सोल एंड अमलेखगंज, ठीक है। ये इंडिया के और नेपाल के प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें दोनों देश मिलकर के काम कर रहे हैं। यहाँ से लेकर के ये नाम रखने हैं, जैसे जलपाईगुड़ी काकरभीता हो गया, जोगबानी भीरतनगर हो गया, ऐसे ऐसे रेल लिंक्स हो गए। जैसे इसमें ये बता रखा ऑयल पाइपलाइन बिटवीन रक्सोल एंड अमलेखगंज, इनको याद रखना, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्यू हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स भी इंडिया और नेपाल के अंतर्गत जो वो हैं कंटिन्यू हैं। कौन कौन से हैं? देखो, अपर करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, अपर करनाली रिवर के ऊपर में चल रहा है। सप्तकोशी हाई डैम प्रोजेक्ट चल रहा है, सप्तकोशी रिवर पर हाई डैम बनाया जा रहा है। सर्दी खोला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। अबाउट इंडिया नेपाल टाइज, भारत और नेपाल की टाइज मतलब संबंध के बारे में हम देखते हैं कि भारत और नेपाल के संबंध कौन से रहे। पॉलिटिकल संबंध कौन से हैं? बोथ कंट्रीज शेयर ओपन बॉर्डर्स, दोनों कंट्रीज में ओपन बॉर्डर है।
अंडर द ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप 1950, पीस एंड जो फ्रेंडशिप की जो ट्रीटी 1950 में जो हुई थी, उसके अंतर्गत क्या है, दोनों कंट्रीज में बॉर्डर क्या है, ओपन बॉर्डर है, पोरस बॉर्डर है। बोथ कंट्रीज आर आल्सो मेंबर ऑफ साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क, दोनों देश सार्क के भी मेंबर हैं, एंड बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, और दोनों के दोनों बिम्स्टेक के भी मेंबर हैं। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म जैसा हम बता रहे थे वैसे नहीं है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये इसकी है। इकोनॉमिक रिलेशंस के बारे में देखते हैं। इंडिया रिमेन्स नेपाल्स डोमिनेंट ट्रेड पार्टनर, भारत जो है नेपाल का डोमिनेंट ट्रेड पार्टनर रहा है, स्टेडीली अकाउंटिंग फॉर अप्रोक्सीमेटली 60 to 65% ऑफ ऑल ट्रेड विद नेपाल, जिसमें नेपाल के साथ भारत का लगभग 60 से 65% तक पूरा अप्रोक्सीमेटली ट्रेड होता है, डोमिनेटिंग ट्रेड पार्टनर होगा। इंडिया इज नेपाल टॉप सोर्स कंट्री फॉर टूरिस्ट, भारत जो है नेपाल के लिए टूरिस्ट का सबसे टॉप सोर्स रहा है, मतलब भारत में जितने भी टूरिस्ट आते हैं नेपाल से आते हैं। द ओनली सप्लायर ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ टोटल फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो नेपाल है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का क्या है, ओनली सप्लायर रहा है, और एंड द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ टोटल फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और टोटल जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है वो लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट का सोर्स रहा है। मतलब नेपाल में भारत से जो टूरिस्ट जाते हैं वो टॉप टूरिस्ट भारत से जाते हैं नेपाल में, ठीक है, और भारत नेपाल को सप्लाई करने वाला पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एकमात्र कंट्री है, भारत से जाते हैं और किसी देश से नहीं जाते, और जो नेपाल में इन्वेस्टमेंट होती है भारत में वो भी सबसे ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट भारत के द्वारा की जाती है, सबसे ज़्यादा, समझ गए। एनर्जी कोऑपरेशन क्या है, इन 2023 में अनदर लॉन्ग टर्म पावर ट्रेड एग्रीमेंट, दूसरा लंबे समय का लंबी अवधि का पावर ट्रेड एग्रीमेंट वाज साइन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, वो भारत और नेपाल में साइन किया गया, भारत और नेपाल के बीच, टू एक्सपोर्ट करने के लिए 10,000 मेगावाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम नेपाल टू इंडिया इन 10 ईयर्स, कि नेपाल से भारत में 10,000 मेगावाट बिजली जो है वो अगले 10 साल में भेजी जाएगी, नेपाल भेजेगा भारत को, ये 2023 में पावर ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। बोथ नेशंस आर वर्किंग ऑन कंस्ट्रक्टिंग 2 न्यू पेट्रोलियम पाइपलाइंस, दोनों नेशंस 2 नई पेट्रोलियम पाइपलाइंस को बनाने पर क्या कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बिटवीन सिलीगुड़ी, झापा एंड अमलेखगंज चितवन, ये दोनों क्षेत्र हैं, किसमें, सिलीगुड़ी, झापा एंड अमलेखगंज चितवन, ये याद रखना है। डिफेंस कोऑपरेशन क्या है, इंडियन एंड नेपालीज मिलिट्री अंडरटेक एनुअल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण, भारत और नेपाल की जो मिलिट्री है वो दोनों मिल करके एक मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं जिसका नाम है सूर्य किरण, लिख लो इसको, सूर्य किरण, बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। नॉलेज नगेट अबाउट ट्रीटी ऑफ सगोली की ट्रीटी के बारे में पढ़ते हैं। द कालापानी डिस्प्यूट डेट्स बैक टू 1816, जो कालापानी डिस्प्यूट है वो 1816 से चला आ रहा है, विद द साइनिंग ऑफ द ट्रीटी ऑफ सुगोली की जो ट्रीटी है उसको साइनिंग करने के बाद ये जो डिस्प्यूट चला आ रहा है, ठीक है। सुगोली की स्पेलिंग देख लेना, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक कर लेना इसको। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 5 ऑफ दिस ट्रीटी, इस संधि के अनुच्छेद 5 के अनुसार द किंग ऑफ नेपाल रिलिंक्विश्ड क्लेम्स टू टेरिटरीज वेस्ट ऑफ द काली रिवर, इस ट्रीटी के अनुसार जो नेपाल के राजा थे उसने काली रिवर के पश्चिमी क्षेत्रों में अपने दावे को त्याग दिया था। नेपाल आइडेंटिफाइज लिम्पिया दुर्रा एज सोर्स ऑफ काली रिवर, नेपाल लिम्पिया दुर्रा को काली रिवर के सोर्स के ऊपर में आइडेंटिफाई करता है, एंड इंडिया ऑब्जर्व्स काला पानी एज सोर्स ऑफ कलई रिवर, और भारत जो है वो काला पानी को कलई रिवर के सोर्स के रूप में देखता है। यहाँ कलई रिवर नहीं आना चाहिए था, यहाँ काली रिवर आना था, क्योंकि यहाँ ए ज्यादा लिखा हुआ है, क्योंकि भारत जो काला पानी को मानता है काली रिवर का सोर्स, लेकिन जो नेपाल है वो लिम्पिया दुर्रा को काली रिवर का सोर्स मानता है। इज इट क्लियर? इंडिया बांग्लादेश, इंडिया ये विल बी कंसिडर टुमारो।